हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है वीवो का V40 ई फोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो ये इसको ओपन करते हैं, इसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसके फोन को ओपन करने के बाद अब हम इसमें चेक करेंगे अपनी 3-in-1 ओरिजिनल डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इसमें अपनी 3-in-1 ओरिजिनल डिस्प्ले को चेक कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी किसी फोन के डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं तो उसको एक बार बाहर से प्रॉपर चेक कर लें, ताकि बाद में पेस्टिंग के बाद ये कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, जो दिक्कत आने पर ये रिप्लेसमेंट में भी नहीं होती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका लॉक खुला हुआ था, तो हम इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर चेक करेंगे। इसके टच वगैरह को, इसकी ब्राइटनेस को अच्छी तरीके से हम प्रॉपर चेक कर लेंगे, ताकि इसमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छी तरीके से पेस्ट हो सके डिस्प्ले, और कस्टमर को किसी बात की शिकायत का मौका ना दें। इसीलिए हम इसकी टच वगैरह को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद इसकी पुरानी डिस्प्ले के फ्रेम से हम सभी पार्ट को एक एक करके निकालने के बाद हम इसके नए फ्रेम में अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे, ताकि डिस्प्ले अच्छी तरीके से वर्क करे और फ़ोन प्रॉपर जैसे पहली कंपनी की तरफ से आया था वैसी कंपनी की तरफ से फ़ोन वर्क करे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इसकी पहले सब पीसीबी को बाहर निकालेंगे, और सब पीसीबी को बाहर निकालने से पहले हम लोग को इस फ़ोन को पहले स्विच ऑफ करना होता है। फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद अब बारी आती है इसकी सिम ट्रे को बाहर निकालने की, क्योंकि सिम ट्रे इस सब पीसीबी को पकड़ के रखती है और उसको बाहर नहीं निकलने देती है। इसलिए हम लोग इसके पहले सिम ट्रे को बाहर निकालेंगे। फिर बारी आती है इसके ऊपर की रिंग के स्क्रू को ढीला करके सभी स्क्रू को निकालने की। और सभी स्क्रू को निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो स्क्रू जहाँ से निकाले उसको वहीं पे लगाएं, ताकि बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के फ़ोन में काफ़ी छोटे स्क्रू लगे होते हैं, जो बड़ा स्क्रू लगाने के बाद डिस्प्ले में लग के उसको ब्रोकन या डैमेज भी कर सकते हैं, जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफ़ी ज़्यादा सावधानी से काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस ऊपर के रिंग को अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब बारी आती है इसके मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से निकालने की। मदरबोर्ड को निकालने से पहले हम इसके सभी प्लग को अनप्लग करेंगे, और फिर इसके बाद हम बैटरी को भी अच्छी तरीके से बाहर निकालेंगे। बैटरी को बाहर निकालने के पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक पन्नी टाइप से लगी हुई थी, उसको हमने अच्छी तरीके से निकाला है। उसी को पकड़ के हम इसकी बैटरी को भी डिसेबल कर देंगे। बैटरी को डिसेबल करने के बाद बैटरी हल्की सी बैंड हो जाती है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बैटरी को तुरंत ही सीधा करना होता है, ना बैटरी मुड़ के ख़राब भी हो सकती है, जिसके सेल दग भी सकते हैं या ब्लास्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसकी बैटरी को अच्छी तरीके से निकालने में, थोड़ी बैटरी थोड़ा हार्ड लगी होती है, तो इसमें हम ग्लू रिमूवल लिक्विड भी डाल सकते हैं, जिससे जैसे इसकी ग्लू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और बैटरी को अच्छी तरीके से छोड़ देती है रिंग से। इसको निकालते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें हम किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जो बैटरी में लग के बैटरी को डैमेज भी कर सकता है। और बैटरी डैमेज होने का मतलब है ब्लास्ट होना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसकी बैटरी को भी अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इसके मैनफ्लेक्स को बाहर निकालने की। इसके ऊपर लगी हुई थी एक पॉलीथीन, पॉलीथीन को हम अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इसके मैनफ्लेक्स को बाहर निकालने की। इसका मैनफ्लेक्स रिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से असेंबल होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से चिपका हुआ होता है। तो इसके मैनफ्लेक्स को बाहर निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि मैनफ्लेक्स कहीं से भी कटे ना और डैमेज ना हो, जो क्योंकि मार्केट में जल्दी मिलते भी नहीं, बड़े मॉडल के फ़ोन होते हैं ये, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसको हम एक लिक्विड आता है ग्लू रिमूवल, जिस वजह से ये लिक्विड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, किसी भी मजबूत से मजबूत चीज़ को भी आराम से छुड़ा सकता है ये। वही डालने के बाद हम इसके मदरबोर्ड को भी बाहर निकालते हैं। मदरबोर्ड को निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें साइडों में लगे आरएफ एंटीना हो, कोई नुकसान ना हो, जिस वजह से टूट सकते हैं और बाद में प्रॉब्लम आ सकती है नो नेटवर्क या वीक नेटवर्क की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसके मदरबोर्ड को भी अच्छी तरीके से डिसेंबल करेंगे। इसकी पुरानी रिंग से निकालने के बाद हम इसके नए रिंग में अच्छी तरीके से असेंबल करेंगे। और इसमें आरएफ एंटीना भी लगे हुए हैं, तो आरएफ एंटीना को भी अच्छी तरीके से हम ट्वीजर के साथ हटा लेंगे। फिर हम इसके मदरबोर्ड को भी अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। अब बारी आती है इसके ऊपर के रिंगर सेंसर को बाहर निकालने की। रिंगर सेंसर को बाहर निकालने से पहले हम इसके सब पीसीबी को अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे और अपनी नई डिस्प्ले को उठाकर उसमें अच्छी तरीके से एक एक करके सभी पार्ट्स को असेंबल करेंगे। और 3-in-1 ओरिजिनल डिस्प्ले थी हमारी, तो इसमें पहले से ही हमारी ऑन ऑफ की लग के आई थी। अब हम इसमें लगाएंगे अपना रिंगर, और रिंगर को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसका पत्ता काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, जो तले हल्का सा ब्लेड लगते ही वो कट सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उस रिंगर को अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। फिर बारी आती है इसके मदरबोर्ड को बैठाने की। मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से बैठाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान में रखना होता है कि चारों साइडों से प्रॉपर बैठा हुआ है कि नहीं है। चारों साइडों से प्रॉपर बैठा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आरएफ होते हैं जो नुकसान, जो कभी टूट भी सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके मदरबोर्ड को भी अच्छी तरीके से बैठा देंगे। बारी आती है इसके मैनफ्लेक्स को अच्छी तरीके से असेंबल करने की। मैनफ्लेक्स को अच्छी तरीके से असेंबल करने के बाद इसके हम आरएफ एंटीना के वायर को भी अच्छी तरीके से लगा देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें दो आरएफ एंटीना के वायर थे,
तो हम दोनों RF एंटीना के वायर को अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो इसके हम ट्वीज़र की सहायता से अच्छी तरीके से असेंबल करने के बाद टेप की सहायता से इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे। अब बारी आती है इसके सब पीसीबी को अच्छी तरीके से असेंबल करने की। सब पीसीबी को असेंबल करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें नीचे फिंगर का सेंसर भी होता है जो सब पीसीबी में अटैच होता है। उसको अच्छी तरीके से अटैच करेंगे। उसको लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का डस्ट वगैरह ना हो, तो जिस वजह से फिंगर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सब पीसीबी को अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। अब बारी आती है इसकी रिंग को अच्छी तरीके से असेंबल करने की। और इसकी रिंग को असेंबल करने से पहले हम इसके सिम कार्ड ट्रे को भी अच्छी तरीके से लगा देंगे और देखते हैं कि सिम कार्ड हमारा अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम इसकी रिंगर को भी अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। और रिंगर को असेंबल करने के बाद इसकी जो दूसरी RF एंटीना थी एंड दूसरी RF एंटीना को पीछे अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। और उसको असेंबल करने के बाद हम इसके रिंग पे सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें स्क्रू काफ़ी कम थे, तो हम इसमें अपने स्क्रू लगाएंगे। और सभी स्क्रू को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो स्क्रू जहाँ पर लगा था उसको वहीं पर लगाएं। और ज़्यादा बड़े स्क्रू हम लोग इस फ़ोन में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले कर्व होती है जो इसमें ज़्यादा बड़े स्क्रू लगाने से डिस्प्ले को टच होकर डिस्प्ले डैमेज भी कर सकते हैं और डिस्प्ले को ब्रोकन भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी काफ़ी मीडियम साइज़ के स्क्रू को इस्तेमाल करें। और मैं आपको बता दूं मार्केट में मीडियम साइज़ के स्क्रू का पैकेट भी आता है जो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इसके नीचे के रिंग को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। ऊपर ऊपर की सभी कनेक्टिविटी को अच्छी तरीके से बनाने के बाद अब बारी आती है इसमें बैटरी को अच्छी तरीके से असेंबल करने की। बैटरी को असेंबल करने से पहले हम इसके RF एंटीना को अच्छी तरीके से इसकी एरिया में फिट कर देंगे ताकि बाहर निकल के बैटरी को दिक्कत या परेशानी ना हो। और सभी RF एंटीना को उनकी साइड में अच्छी तरीके से असेंबल करने के बाद हम सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। सब पीसीबी को अच्छी तरीके से असेंबल करने के बाद उसके रिंग को भी अच्छी तरीके से असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इसमें बैटरी को अच्छी तरीके से असेंबल करने की। और बैटरी को अच्छी तरीके से असेंबल करने से पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसके मेन फ्लेक्स अच्छी तरीके से इसमें रिंग में चिपके हुए हैं कि नहीं चिपके हुए हैं, वरना फिर बैटरी को बैठने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो बैटरी को अच्छी तरीके से असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर के रिंग को असेंबल करने की। उससे पहले हम एक बार अपने फ़ोन को भी चेक कर लेंगे हमारा फोल्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे G21 वाइट ग्लू बैटरी को अच्छी तरीके से पेस्ट होने के लिए, क्योंकि बैटरी पेस्ट होने के बाद अब बारी आती है इसमें ऊपर के रिंग या फिर ऊपर के हाउसिंग को असेंबल करने की। ऊपर की हाउसिंग को असेंबल करने के बाद हम इसमें करेंगे इसके स्क्रू को टाइट। स्क्रू को टाइट करते समय हम लोगों ने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि सभी स्क्रू को टाइट करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर हम इसमें लगाएंगे G21 वाइट ग्लू बैक पैनल को पेस्ट करने के लिए। उसके पुराने G21 वाइट ग्लू लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा साइड होती हैं जो जिसमें ग्लू जाने के बाद वो ब्लॉक हो सकती है, जैसे कि इसका स्पीकर का साइड हो गया और नेटवर्क एंटीना का साइड हो गया। बैक पैनल को पेस्ट करने के बाद हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें जो बैक पैनल की साइड पीछे लाइट होती है उसके फ्लेक्स को अच्छी तरीके से हम असेंबल कर दें ताकि लाइट प्रॉपर वर्क करे। और बैक पैनल को अच्छी तरीके से हम लोग पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद इसके चारों साइडों से देखना होता है कि बैक पैनल प्रॉपर पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके चारों साइड से ग्लू बाहर तो नहीं आ रहा है। अगर ग्लू बाहर आ रहा हो तो उसको हम अच्छी तरीके से साफ भी कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।